आज हम व्याकरण के एक विषय उपसर्ग पर बात करें। उपसर्ग उपसर्ग हिंदी व्याकरण में क्यों पढ़े जाते हैं, उनका क्या कारण है कि उपसर्ग हमें व्याकरण के एक विषय के रूप में पढ़ने पड़ते हैं। तो किसी न किसी विषय वस्तु के आने का कोई न कोई कारण जरूर होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे शब्दों के निर्माण में उपसर्ग का योगदान रहता है जो यौगिक शब्द होते हैं। यानी शब्द मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो जो यौगिक शब्द है उनके निर्माण की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। या तो एक मूल शब्द और दूसरा भी कोई मूल शब्द है, शब्दों के मेल से यौगिक शब्द का निर्माण हो सकता है, या फिर शब्दांश के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होकर वो यौगिक शब्द बनता है। तो जहां शब्दांश के मेल की बात होती है वहां उपसर्ग और प्रत्यय का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मुख्य कारण है नए शब्दों के निर्माण के लिए या शब्द भंडार को विकसित करने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि उपसर्गों का उपयोग क्या है, उस पर बात कर रहे थे। तो यौगिक शब्दों के निर्माण हेतु यौगिक शब्द यानी शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग। तो उसमें जो यौगिक शब्द है उनके निर्माण की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होता है शब्दांशों का मेल, शब्दांश का दूसरे किसी मूल शब्द के साथ मेल, और दूसरा होता है शब्दों का मेल। शब्दांश अपने आप में पूर्ण नहीं होते, किसी शब्द का अंश होते हैं। तो शब्दांश अपने आप में पूर्ण नहीं होते तो उपसर्ग भी अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी। यौगिक शब्दों का निर्माण 2 प्रक्रिया से होता है। यौगिक शब्द का निर्माण करना है तो 2 प्रक्रियाएं होती है। पहला है शब्दांश और मूल शब्द का मेल, और दूसरा है 2 शब्दों का मेल, 2 शब्दों का मेल। तो ये जो पहली प्रक्रिया है, पहली जो प्रक्रिया है शब्दांश और मूल शब्द का मेल, इस प्रक्रिया में शब्दांश, ये जो शब्दांश है ये कभी पहले जुड़ेगा मूल शब्द के और कभी बाद में, और इसके जुड़ने की प्रक्रिया के आधार पर ही ये उपसर्ग और प्रत्यय 2 प्रक्रियाओं से शब्दांश और मूल शब्द का मेल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि शब्दांश का मेल किस प्रकार से होता है। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं शब्दांश? एक है उपसर्ग और दूसरे हैं प्रत्यय। तो यहां तक बात हमारी स्पष्ट है कि ये उपसर्ग पढ़े क्यों जाते हैं। तो उपसर्ग पढ़ने का मुख्य कारण क्या है? यौगिक शब्दों के निर्माण के लिए, नए शब्दों के निर्माण के लिए उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय की आवश्यकता हिंदी में होती। अब बात करते हैं कि ये उपसर्ग है क्या। उपसर्ग उपसर्ग जो शब्द है उस पर पहले बात कर। तो उपसर्ग किससे मिलकर बना है? उप खुद क्या है? उपसर्ग है। उप क्या है? उपसर्ग है।
उप खुद क्या है, उपसर्ग है, और सृज मूल धातु है। सृज, सृज मूल धातु है, सृज है, मूल धातु क्या है, सृज। सृज मूल धातु है, उस सृज में ये व्यंजन होगा शुद्ध, सृज मूल धातु है। और उसके साथ क्या जुड़ जाता है, अप्रत्यय। अप्रत्यय जिसे संस्कृत में घ्य कहा जाता है, घ्य या अप्रत्यय, ये सब मिलकर के क्या बन जाते हैं, उपसर्ग शब्द का निर्माण करते। तो उप धन सृज धन घ्य या अ मिलकर क्या बनता है, उपसर्ग बनता है। और उप का अर्थ क्या है, समीपता। उप यानी समीपता का ये वाचक है, समीपता का वाचक या द्योतक कह सकते हैं। इसका द्योतन कर रहा है, समीपता, निकटता का द्योतन करता है। और सृज, सृज का अर्थ क्या होता है, सृज या सृग, सर्ग, जिस पर हम उपसर्ग शब्द बना है, उपसर्ग, यह मिलकर के सर्ग बन जाएगा। और सर्ग का अर्थ होता है, ये मिलकर क्या बनेगा, सर्ग। और सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृजन करना। सृज ही है इसमें मूल धातु, सृजन करना। तो सर्ग का अर्थ सृजन करना होगा। सृजन करने के द्योतन में सर्ग आता है, या सृज को देख सकते हैं सृजन अपने आप समूह। तो सृग, सृग बन जाता है, सृज मूल धातु है। सृग बनता है किससे, सृज धन अप्रत्यय से। और इस प्रकार से ये सृजन का द्योतन करता है, का द्योतक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये क्या बना, सर्ग बना। और किसका द्योतन कर रहा है, सृजन का, क्योंकि सृज इसमें मूल धातु है। यानी निर्माण की बात हो रही है, कोई ना कोई नया निर्माण होगा। और कैसे होगा, समीप रखने से। किसी शब्द को, यानी कोई ऐसा शब्दांश होगा जिसे किसी दूसरे मूल शब्द के समीप रख दिया जाएगा, तब नए शब्द का सृजन हो जाएगा। और इस प्रकार से समीप रखकर नए शब्दों के निर्माण में जो शब्दांश काम आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उप इसमें किसका द्योतक है, उप जो है वो समीपता का द्योतक है। और उप का अर्थ ही समीप में रखा हुआ होता है। और जो सर्ग है वो सृजन का द्योतक है, जो कहां से पता चल रहा है, सृज धातु से अपने आप पता चल रहा है। अब हम बात कर सकते हैं कि ये उपसर्ग है क्या, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो परिभाषा हम देख सकते हैं, क्या परिभाषा होगी। पहली बात तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, यानी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, मूल शब्द या जिसे प्रकृति कहा जाता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि उपसर्ग हमेशा कहीं ना कहीं धातु के साथ ही मेल करते हैं। अर्थात जो शब्द हम लिख रहे हैं, जो मूल शब्द हम लिख रहे हैं, वो मूल शब्द या तो खुद धातु होगा या किसी धातु से बना हुआ कोई संज्ञा आदि शब्द होगा। यानी उसमें कोई न कोई धातु का रहना जरूरी, उन्हीं के साथ उपसर्ग का मेल होगा। आजकल इस प्रकार के सवाल पूछे जाने लगे हैं व्याकरण में भी कि निम्न में से कौन सा कथन उपसर्ग के संबंध में असंगत है। तो उपसर्ग का मेल किसके साथ होता है, किसी न किसी धातु या धातु से निर्मित किसी शब्द के साथ, जो संज्ञा हो सकता है, विशेषण हो सकता है, कुछ होता है, लेकिन उसके भी मूल में क्या होगी, धातु होगी, तभी उपसर्ग का निर्माण होगा। तो उपसर्ग कौन से हैं,
वे शब्दांश, पहली बात तो उपसर्ग होते क्या है, शब्द या शब्दांश। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द या प्रकृति, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द या प्रकृति से पूर्व प्रयुक्त होकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह नया शब्द या तो पूर्णतः परिवर्तित अर्थ वाला होगा या मूल शब्द का विस्तार करेगा। विस्तारक होगा अर्थात मूल शब्द को और अधिक सार्थक बनाने का कार्य करेगा। या तो अर्थ में परिवर्तन कर देगा या फिर क्या कर देगा, वह मूल शब्द में कुछ विस्तार करने का कार्य कर देगा, उसे और अधिक सार्थक बनाने का कार्य करेगा। उन्हें क्या कहते हैं, उन शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द या प्रकृति से पूर्व प्रयुक्त होकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह नया शब्द या तो पूर्णतः परिवर्तित अर्थ वाला होगा या मूल शब्द का विस्तारक होगा। उन्हें क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। किसकी परिभाषा है, उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होते हैं, तो ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं या बाद में जुड़ते हैं, तो हमेशा उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, निकट रहते हैं, निकट रहकर अर्थ में किसी न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन तो कर ही देते हैं, भले ही उसे और अधिक सार्थक बना दे या उसके अर्थ को बिल्कुल उल्टा भी कर सकते हैं या अन्य अर्थ भी का निकल सकता है। तो ये है उपसर्ग की परिभाषा। इसी में उपसर्ग की उपयोगिता भी छुपी है। अब हम उपसर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उपसर्ग जो है, पहले ही हमने बात की कि उपसर्ग है क्या, शब्दांश है, उसको हम लिख लेते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, शब्द नहीं। उपसर्ग शब्द नहीं होता, शब्द का अंश ही होता है और ये स्वतंत्र अर्थ पूरी तरह से नहीं देते, स्वतंत्र रूप से रहेंगे। हालांकि इनके अर्थ होते हैं, लेकिन जब तक ये स्वतंत्र है तब तक उनका वो अर्थ बेमानी है, स्वतंत्र रूप से वे अर्थ ही नहीं होते हैं। उपसर्ग स्वतंत्र रूप से, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम कह रहे हैं स्वतंत्र रूप से। बात क्या चल रही है कि उपसर्ग जो है उसका अर्थ तो होता है, लेकिन जब तक वो शब्दांश खुद स्वतंत्र है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। जब वो किसी उपसर्ग या मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तब उसका सार्थक अर्थ होगा। सार्थक अर्थ कब होगा, जब किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा।
उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अर्थहीन होते हैं। किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर ही के साथ जुड़ने पर ही अर्थ देते हैं। जैसे अ है, अ उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। जैसे विदेश बन गया तो विदेश यानी दूसरा देश, तो यहां पर वी का अर्थ हो गया दूसरा। तो उपसर्ग कब अर्थ देगा? जब वो मूल शब्द के साथ जुड़े, स्वतंत्र रूप से उसका कोई अपना अर्थ नहीं है। हालांकि वे अर्थ रखते हैं, लेकिन अर्थ कब रखेंगे? जब वे किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे। स्वतंत्र रूप से वे क्या है? अर्थहीन है। जब वे किसी मूल शब्द या धातु के साथ जुड़ते हैं तभी वे अर्थ को बदलने की शक्ति रखते हैं, उससे पहले वे अर्थ नहीं थे। जैसे हम देश शब्द पर बात ही कर लेते हैं। जैसे देश मूल शब्द है, जिसमें क्या है? दिस मूल धातु है, दिस धातु है, दिस से देश बना है। देश संज्ञा है, देश क्या है? संज्ञा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई धातु पहले से निहित है, ये एक अलग बात है। अभी तो हम क्या करते हैं, इस देश मूल शब्द में विभिन्न उपसर्ग लगाते हैं और उसमें अलग अलग, इस एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगकर इसके अर्थों में परिवर्तन। तो वो उपसर्ग अपने आप में उस शब्द के साथ लगने पर ही अपना महत्व रखेगा, बिना किसी मूल शब्द के साथ लगे उसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आ क्या बन गया? आदेश। शब्द क्या है? देश ही है, आ उपसर्ग लगा, आ क्या लगा? उपसर्ग लगा। और मूल शब्द क्या था? देश था। और नया शब्द क्या निर्मित हो गया? आदेश। और आदेश यानी आज्ञा देना, हुक्म देना, अर्थ क्या हो गया? आज्ञा देना। वैसे ही वी उपसर्ग लगा दिया तो विदेश हो जाएगा। विदेश देश का उल्टा हो जाएगा पराया देश, पराया देश या दूसरा देश, विदेश। और इसी प्रकार से अगर उप उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाएगा? उपदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपदेश। तो उपदेश क्या होता है? किसी को कोई सलाह देना, आज्ञा देना, इसमें भी उपदेश में भी उपदेश नया शब्द बन गया। इसी प्रकार से अलग अलग उपसर्ग लगने से अलग अलग अर्थ। मूल जो शब्द है, मूल शब्द तो क्या है? देश है, उसमें उपसर्ग ने कितना परिवर्तन कर दिया, लेकिन यहां पर जो ये आ है, वी है, उप है, ये स्वतंत्र रूप से इनका कोई औचित्य नहीं है, इनका अर्थ नहीं। और जब ये इसके साथ जुड़ जाते हैं देश के, तब ये अपना अर्थ प्रदान करते। वी जुड़ गया तो दूसरा देश हो गया, आ जुड़ गया तो आज्ञा हो गई देश की, आदेश, विदेश, उपदेश। इस प्रकार से अनुदेश, खूब सारे सुदेश, खूब सारे बन जाएंगे। अगर सु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सुदेश यानी सुंदर देश, अच्छा देश। इस प्रकार से जैसे अब यहां पर हम बात क्या कर रहे थे, मुख्य अपनी बात क्या थी कि स्वतंत्र रूप से जो उपसर्ग है वो अर्थहीन होता है, और जब किसी मूल शब्द के साथ जुड़ जाता है तब वो उपसर्ग अपनी कलाकारी दिखा के उस शब्द
को नए शब्द में ढाल देता है और नए अर्थ के साथ प्रस्तुत कर देता। अभी हम बात करते हैं उपसर्ग जो है। अभी तो परिभाषा पर बात की, किस प्रकार उपसर्ग बनता है, उपसर्ग किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण करता है उसकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि उपसर्ग की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, उपसर्ग कहाँ कैसे किस प्रकार से अपना रूप दिखाता है, उस पर बात कर। उपसर्ग से जुड़ी कुछ विशेष बातें, उपसर्ग से जुड़ी कुछ विशेष बातें। उपसर्ग क्या क्या कर सकते हैं, उनका क्या योगदान है, उस पर बात करते हैं। उपसर्ग किस प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपसर्ग से निर्मित नया शब्द, प्राय शब्द का प्रयोग हो रहा है, मतलब उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। 99% तो अविकारी होंगे, लेकिन 1% संभावना है कि संज्ञा आदि शब्द भी बनेंगे। 1 से ज्यादा % भी हो सकता है। प्रायः आते ही पूर्णता नहीं है कि सारे के सारे उपसर्ग से बने नए शब्द प्रायः अविकारी या अव्यय होते हैं। और अविकारी और अव्यय शब्द का निर्माण जहां होता है वहां कौन सा समास हमेशा रहता है, अविभाव समास रहता है। और जहां जहां उपसर्ग से किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाए वहां पर कर्मधारय हो सकता है, विशेषण विशेष से संबंध वाला या अन्य अर्थ प्रकट करने वाला बहुव्रीहि समास भी होता है, जो अन्य अर्थ प्रकट कर देता है। तो मुख्य बात क्या है कि अक्सर उपसर्ग से बने शब्द अविकारी होते हैं। उपसर्ग से नवनिर्मित शब्द प्रायः, इस शब्द पर ध्यान देना है, प्रायः अव्यय या अविकारी होते हैं। और इसी कारण से क्या होगा, उपसर्ग युक्त शब्द क्या होंगे, अविभाव समास के उदाहरण होंगे। उपसर्ग युक्त शब्द अविभाव होंगे। ये उदाहरण, यहां पर भी प्राय आएगा क्योंकि यहां प्राय आ चुका है। इसमें कौन से जुड़ सकते हैं, उपसर्ग युक्त शब्दों में कौन सी और बातें आ सकती है। और क्या मुख्य बात है कि जहां उपसर्ग युक्त शब्द, ये बात बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अधिक ध्यान देने योग्य है। हमें पता है कि अविभाव समास के उदाहरण उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं, लेकिन कहाँ नहीं होते वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि जहां उपसर्ग से संज्ञा की विशेषता प्रकट हो जाए, प्रकट हो, वहां कर्मधारय या बहुव्रीहि समास हो सकते हैं। तो देखिएगा, जो उपसर्ग है उससे मुख्यतया क्या बनेंगे, अविभाव के
उदाहरण बनेंगी। मुख्यतः उपसर्ग युक्त शब्द क्या होते हैं? अविभाव के उदाहरण होते हैं। और जो बाकी बात रही, जहां उपसर्ग से संज्ञा की विशेषता प्रकट हो, वहां कर्मधारय या बहुव्रीहि समास हो सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग से कौन कौन से शब्द अव्यय के अलावा बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हम वही बात कर रहे थे कि उपसर्ग से उपसर्ग से निर्मित शब्द अव्यय तो हो जाएंगे, उन सब की तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है, अव्यय तो है ही है। अब इस अव्यय के अलावा कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, उन पर थोड़ी सी उदाहरण के माध्यम से बात कर लेते हैं। उपसर्ग के योग से अव्यय के अलावा निम्न प्रकार के शब्द निर्मित हो सकते हैं। कौन कौन से शब्द है जो अव्यय के अलावा है, जो निर्मित हो सकते हैं उपसर्ग के सहयोग से? तो सबसे पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। व्यक्तिवाचक कौन सी होती है? संज्ञा पद, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को इंगित करने वाला नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पद उपसर्ग से कैसे बनेंगे? जैसे किसी का नाम है सुनंदा या किसी का नाम है सुशील। सुशील में सु उपसर्ग लगा और बन गया सु, उपसर्ग लगा नंदा में, सुनंदा बन गया। नंदा की विशेषता है सुनंदा। सुशील, सील है उसमें भी बहुत अधिक, मतलब सील, सुशील। सुशील है, सुनंदा है, ये व्यक्तिवाचक है और इनमें क्या लगे हुए हैं? उपसर्ग लगे हुए हैं। तो संज्ञा में भी उपसर्ग लग सकते हैं, और जहां संज्ञा में उपसर्ग लग रहे हैं वहां अविभाव समास नहीं होगा। यहां पर अविभाव समास नहीं होगा। अगर किसी एक के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आ रहा है तब तो वो बहुव्रीहि की ओर चला जाएगा, और क्योंकि फिर वो सुशील नाम का जो लड़का है उसके लिए आएगा, और जो सुनंदा है उसी के लिए आएगा, तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और अगर यही किसी जाति का बोध करा रहे होंगे तो जातिवाचक में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से उपसर्ग के योग से अव्यय के अलावा कौन कौन से पद बन सकते हैं, कौन कौन से शब्दों का निर्माण हो सकता है, उस पर हमारी बात चल रही है। आगे हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा पद। जातिवाचक संज्ञा पद, जातिवाचक संज्ञा पद। अब किसी उपसर्ग के योग से कोई जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। जैसे ए प्रधन आचार्य, प्रधन आचार्य क्या होगा? प्राचार्य। क्या बन गया? प्राचार्य। आचार्यों में प्र विशेष है, आचार्यों में विशेष प्राचार्य। तो प्राचार्य कोई एक तो है नहीं, एक जाति विशेष है, बहुत सारे प्राचार्यों का समूह है, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक है। लेकिन इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग होते हुए भी हम यहाँ ये समझने की कोशिश करनी है हमें कि इसमें उपसर्ग होते हुए भी यह अव्यय शब्द नहीं है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। वैसे ही दूसरे उदाहरण जैसे विभाग हो गया, विशेष भाग, विभाग,
प्रभाग हो गया, अनुभाग हो गया, इस प्रकार के जो शब्द है ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। परदादा हो गया, परदादा, परदादा, परदादा बहुत सारे होते हैं इसलिए परदादा। और पर क्या है, इसमें उपसर्ग है। परदादा हिंदी उपसर्ग है और हिंदी शब्द है, मतलब तद्भव शब्द है। परदादा, परदादा। तो यहां बात कर सकते हैं विभाग, प्रभाग, अनुभाग, परदादा, ये सब किस में आएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा पदों में आएंगे। और इनमें भी जाहिर तौर पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो उपसर्ग युक्त वे शब्द जो जातिवाचक संज्ञा का काम करते हैं वो इस प्रकार से है। अगला है, जातिवाचक संज्ञा भी बन गई, फिर भाववाचक संज्ञा भी उपसर्गों से कुछ बनेगी। भाववाचक संज्ञा पद जिनमें उपसर्ग है, जैसे स्वभाव, सौ क्या है, उपसर्ग। और स्वभाव यानी कैसी प्रकृति है, कैसा व्यवहार है। स्वभाव को ना तो गिन सकते हैं, ये क्या है, एक भाव, लेकिन इसमें क्या है, सौ उपसर्ग है और भाव मूल शब्द है। तो ये उपसर्ग से तो निर्मित हुआ, लेकिन शब्द कैसा है, भाववाचक शब्द। बस बात यही ध्यान रखनी है कि उपसर्गों से ये जातिवाचक संज्ञाएं भी बन सकती है, भाववाचक संज्ञाएं भी बन सकती है, इस प्रकार की बातें, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी बन सकती है और विशेषण भी बन सकते हैं। विशेषण वाचक पद, विशेषणवाचक पद भी उपसर्ग से बन सकते हैं, जिसमें मूल रूप से धातु रहेगी और उसमें उपसर्ग लग जाएगा। जैसे लग है धातु, लग धातु में वी उपसर्ग लग गया, विधन लग बराबर विलग हो गया। तो ये भी क्या है, विलग, विलग यानी अलग हुआ हुआ, विलग। विलग क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। और इसमें उपसर्ग है, वी क्या है, इसमें उपसर्ग है, फिर भी ये अव्यय शब्द न होकर के कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। अब अगली जो मुख्य बात है उपसर्ग से जुड़ी, वो इस प्रकार से है। उपसर्ग का निर्माण किस प्रकार से होता है। उपसर्गों का निर्माण मतलब हम उपसर्ग बनाते हैं तो उसमें हमने एक तो उपसर्ग बनाते नहीं, सॉरी, उपसर्ग से नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उसमें हमने देख लिया कि उसमें एक उपसर्ग रहेगा और एक मूल शब्द रहेगा, लेकिन ये प्रक्रिया कैसे कैसे हो सकती है। एक तो संयोग से तो होता ही होता है, संयोग की प्रक्रिया से तो उपसर्ग द्वारा नए शब्द का निर्माण होता ही है। उसके साथ कुछ ऐसे शब्द भी रहते हैं, ऐसे यौगिक शब्द भी रहते हैं जो संधि के माध्यम से बनते हैं, लेकिन उसमें भी उपसर्ग निहित रहता है। तो यहां पर हम बात कह सकते हैं कि उपसर्ग और मूल शब्द का योग करते समय संयोग, दो प्रक्रियाएं मुख्य होगी। मुख्य तो ये ज्यादा होगा, संयोग ज्यादा रहेगा, वह संधि, दोनों प्रक्रियाएं हो सकती है, हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि जहां उपसर्ग है वहां पर संधि नहीं होगी, संधि में भी उपसर्ग हो सकता है और सीधे संयोग वाले शब्दों में भी उपसर्ग हो सकता है। जैसे
शब्द है प्रेरणा। प्रेरणा शब्द है, मान प्रेरणा। प्रेरणा, प्रेरणा शब्द किससे मिलकर बना है, इस पर बात करें तो प्रेरणा में हम देखते हैं प्र क्या है। पहले उपसर्ग की बात कर लेते हैं। प्र उपसर्ग है। अब प्र उपसर्ग में और कौन सा शब्द है, ईर आ रहा, ईर। ईर 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 मूल शब्द है। इसमें ईर क्या है, धातु है। ईर धातु है और ऋणा, प्रेरणा, तो इसके साथ क्या है, ईर धन ना। तो न जो है वो संयोग होने के बाद यहां पर संधि हो रही है, तो जब ये योग होता है न का किसी और के साथ तो ये ण में बदल जाता है। यह किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां हमने एक प्रक्रिया देखी, प्र, इसमें प धन र धन अ है, तो ये अ आया और ये ई आई, तो अ धन ई बराबर ए। यह किस संधि में होता है, गुण संधि में। ध्यान दीजिएगा, गुण संधि में क्या होता है, अ धन ई बराबर ए। अ धन ई बराबर ए कौन सी संधि में होता है, गुण संधि में। तो प्रेरणा शब्द में उपसर्ग भी है प्र और संधि भी है। संधि कौन सी, गुण संधि। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे थे, हमारा निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष था कि उपसर्ग युक्त शब्दों का निर्माण संधि और संयोग दोनों प्रक्रियाओं से हो सकता है। और यहां हमने बात की संधि, संधि भी है प्र धन ई बराबर अ धन ई बराबर ए हो गया, तो गुण संधि भी है और प्र उपसर्ग है, तो बात है उपसर्ग युक्त शब्द भी है और संधि की प्रक्रिया भी है। तो ये तो हो गया संधि। और दूसरा उदाहरण हम बात करें संयोग का, तो उपसर्ग में खूब सारे शब्द संयोग से निर्मित होते हैं। जैसे प्रणेता लिख देते हैं, प्रणेता। प्रणेता में क्या होगा, हम बात कर रहे थे कि न जो है वो टूटेगा तब किस में, न में बदल जाएगा। तो प्र तो बेचारा उपसर्ग पड़ा ही है, प्र धन नेता हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं है। ये क्या प्रक्रिया है, संयोग से बना शब्द है। किससे बना, संयोग से। तो संयोग से भी उपसर्ग युक्त शब्दों का निर्माण होता है और संधि से भी उपसर्ग युक्त का निर्माण होता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और अगली महत्वपूर्ण बात जो हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं वो यह है कि उपसर्ग का मेल होगा, उपसर्ग का मेल होगा वो मूल धातु के साथ होगा या मूल धातु से निर्मित किसी शब्द के साथ। उपसर्ग का मेल किसके साथ होता है, चौथा है पॉइंट शायद हो गया, 4 नंबर है उपसर्ग का मेल मूल धातु, या तो मूल धातु के साथ होगा या उस धातु से निर्मित संज्ञा आदि शब्दों के साथ होगा, या धातु निर्मित संज्ञादि शब्दों के साथ होगा। यानी उपसर्ग के साथ जो शब्द जुड़ेगा उसमें यन कैन प्रकारेण धातु का होना जरूरी है। या तो वो मूल धातु होगी या फिर मूल धातु नहीं है तो किसी धातु से निर्मित कोई शब्द है जो संज्ञा है, जो कुछ भी हो सकता है, संज्ञा विशेषण वगैरह। आगे हम बात कर लेते हैं कि उपसर्ग का मेल जिसके साथ हो रहा है
उपसर्ग का मेल जिस शब्द के साथ हो रहा है, क्या वो निरर्थक शब्द हो तो उपसर्ग का सही मेल हो जाएगा? क्या व्याकरणिक दृष्टि से वो शुद्ध माना जाएगा? माना जाएगा। जो मूल शब्द है उसका सार्थक होना जरूरी है। मूल शब्द अगर सार्थक नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। उपसर्ग युक्त शब्द उपसर्ग के साथ मेल होने वाला मूल शब्द सार्थक होना आवश्यक है। अगर सार्थक नहीं है तो गड़बड़ हो जाए। जैसे हम उदाहरण से बात करते हैं, एक शब्द है अध्यापक। अध्यापक शब्द, अध्यापक कैसे बना है? क्या इसमें उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। अधि, अध्यापक यण संधि भी है और अधि उपसर्ग भी। अधि धन आपक, ये तो बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिधन आपक है, यहां तक तो बिल्कुल शुद्ध है। अब हम क्या करते हैं, कई बार दूसरे शब्दों को देख करके, जैसे अध्यादेश में अधिधन आधन देश, क्योंकि वहां पर अध्यादेश में तो क्या था, अधि उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है और देश मूल शब्द है, तो वो वहां सही था। लेकिन यहां पर जो ये आपक है, ये आपक शब्द तो मूल रूप से सार्थक है, जिसके साथ अधि जुड़ने से अधि अध्यापक बनेगा। आपक यानी ही सिखाने वाला, तो आपक शब्द जो है वो तो सार्थक है। और जो पक को अगर अलग कर दें, इसे नोट करके लिख देते हैं, नोट, इसे अधि धन आधन पक करने पर अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा। क्यों होगा अशुद्ध? क्योंकि पक जो है ये निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। पक सार्थक नहीं है, अध्यापक के संदर्भ में पक का कोई अर्थ नहीं है। तो अधिधन आधन पक, इसे हम कई बार क्या करते हैं, अध्यादेश अध्याहार जैसे कई शब्द है, उनके आधार पर इसको भी अधिधन आधन पक करने की गलती कर देते हैं और उससे हमारे ये गलत होने की संभावना हो जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो मूल शब्द है उसकी क्या संभावना लग रही है, वो शुद्ध है या नहीं है। ऐसे ही अगर अध्यादेश देखा जाए तो अधिधन आधन देश लिखा जाएगा तो वो शुद्ध होगा, लेकिन अध्यापक में अधिधन आधन पक कर दिया तो गलत हो जाएगा। लेकिन अध्यादेश अधि धन आ धन देश बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि ये मूल शब्द क्या है, सार्थक है। सार्थक मूल शब्द अपने पास उपलब्ध है, तो यहां पर ये शुद्ध होगा। अध्यादेश क्या होगा, शुद्ध होगा। और अध्यापक में अधिधन आधन पक कर दिया तो कल्याण हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए ऐसा नहीं करना है। मूल शब्दों पर जिसकी डिक्शनरी जितनी अधिक विस्तृत है, उसके ही ये व्याकरण के सवाल, भले वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, तो डिक्शनरी शब्दकोश को विस्तृत करने से इन शब्दों पर और अधिक पकड़ बनती है। तो हम उपसर्ग पढ़ते हैं तब भी अपने शब्दकोश को विस्तार देते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। संधि पढ़ेंगे तो भी हमारा शब्दकोश
बढ़ता जाएगा, समास पढ़ेंगे तो भी ओस बेझिझक बढ़ता जाएगा, शुद्धता बढ़ती जाएगी। आगे हम बात करते हैं उपसर्ग से जुड़ी अगली मुख्य बात है कि कई बार हम देखते हैं कि उपसर्ग एक ही नहीं आता, 3-4 भी एक साथ आ जाते हैं। और आजकल तो पिछले कुछ सालों में ट्रेंड भी चल रहा है कि एक से अधिक वाले उपसर्ग को छांटने या तो से अधिक उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटने का सवाल भी दिया जाता है कि निम्न में से कौन से उदाहरण में एक से अधिक उपसर्ग आए हैं या नहीं आए हैं, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। तो एक ही मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। एक ही मूल शब्द के साथ एक से अधिक, 3 भी 4 भी उपसर्ग जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, में कोई दो राय नहीं। जैसे खूब सारे ऐसे शब्द हैं जहां एक से अधिक उपसर्ग जुड़े हुए हमको मिल जाते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं तो समन्वय जैसे लिखा हुआ है, समन्वय, समन्वय में उपसर्ग क्या है? समन्वय, सम, सबसे पहले तो उपसर्ग क्या होगा? सम उपसर्ग होगा। सम धन अनु। अब सम धन अन्वय हुआ पहले, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं सम धन अन्वय, या फिर वापस इसको लिखेंगे तो क्या होगा? सम धन अनुधन अय। उधन अ क्या बन जाता है? वह बन जाता है यण संधि है और आगे वाले की मात्रा हट जाती है, ये भी हमें पता है। और यण संधि पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको और पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर समन्वय में उपसर्ग कितने हुए? 2 उपसर्ग हुए। कितने उपसर्ग हुए? 2 उपसर्ग। कोई पूछ ले कि समन्वय में उपसर्ग कितने हैं, तो 2 उपसर्ग है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, शब्द को लिखा, उसको तोड़ते हैं तब पता चल जाता है कि हमारा शुद्ध है या नहीं। लिखते ही हमारा पेन अपने आप, हमारा दिमाग अपने आप कह देगा कि हम ये जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं ये हमारी सही है या गलत है, ये शब्द गलत है या सही है। जब प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। प्रैक्टिस नहीं की तो भगवान की तरफ से नहीं चलेगा। भगवान तो तब मदद करेंगे जब हम खुद अपनी मदद करें। तो यहां पर कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग हो गए। इसी प्रकार से 2 से ज्यादा भी उपसर्ग होते हैं। कोई भी शब्द लिया जा सकता है, जैसे एक शब्द है सम भी व्यवहार। सम भी व्यवहार कितना बड़ा शब्द है। सम भी व्यवहार। अब सम भी व्यवहार में सीधी बात है, सबसे पहले क्या होगा उपसर्ग? सम धन अभी होगा। सम धन अभी, तो मां में अ जुड़ जाएगा तो मां पूरा हो जाएगा। सम धन अभी, तो ये हो गए। अब रह गया व्यवहार शब्द। सम भी तक तो कंप्लीट है। अब व्यवहार में क्या होता है? वी धन अव, व्यवहार, वी धन अव धन हार, वी धन अव धन हार, वी धन अव धन हार व्यवहार बनता है। कई बार अकेले व्यवहार का पूछा जाता है, कई बार दुर्व्यवहार का पूछा जाता है। दुर्व्यवहार होगा तो क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार में कैसे होगा? दुर्धन विधन अवधन हार।
तो दुर्धन विधन अवधन हार, दुर्व्यवहार हो गया और व्यवहार में वही रहा, व्यवहार में विधन अवधन हार, ये रहा विधन अवधन हार, ये रहा विधन अवधन हार। तो यहाँ कई चीजें काम करती है। जैसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला से कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं वो भी अगर हमें सही सही पता है तो वो उपसर्ग में भी काम आता है। तो किसी भी चीज को जब पढ़ा जाए तब उसे पूरी गहनता से समझते हुए विस्तार के साथ अच्छे से पढ़ना, जिससे कि दूसरा कोई भी कोरिलेटिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां वही चीज काम आएगी। आगे अगर हम बात करें, उपसर्ग की बात चल रही है, तो एक महत्वपूर्ण बात अपनी बाकी है, वो क्या है कि उपसर्ग जो है उसके साथ मूल शब्द जुड़ता है। उपसर्ग के साथ क्या जुड़ता है? कितने नंबर हो गए? 6 हो गए। तो सातवीं जो बात है वो महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य भी बात है और परीक्षा में आने योग्य भी है कि जो उपसर्ग है होते कितने हैं, हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से निम्न उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहली श्रेणी है तत्सम उपसर्ग। सबसे पहली क्या है? तत्सम उपसर्ग। अब तत्सम उपसर्ग कहां लगेगा, इसका प्रयोग कहां होगा? तत्सम उपसर्ग लग रहा है, तत्सम उपसर्ग है तो उसके साथ मूल शब्द भी क्या होगा? मूल शब्द भी तत्सम होगा। तत्सम मूल शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, यहीं से शब्दों में त्रुटियां होती है। देखिएगा, तत्सम यानी संस्कृत, मूल रूप से जो संस्कृत के थे और हूबहू हमने हिंदी में अपना लिए। तो मूल भाषा के शब्दों को जब हूबहू कोई भाषा अपना लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम यानी उसके, तो जहां तत्सम उपसर्ग आएगा वहां पर मूल शब्द भी कैसा होगा? तत्सम होगा, सबसे महत्वपूर्ण। और दूसरा वही दूसरे उपसर्ग कैसे होंगे? तद्भव उपसर्ग होंगे, यानी कुछ परिवर्तन के साथ शब्दों को हिंदी में ले लिया गया, उन्हीं को हम हिंदी उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो इसका भी नियम क्या होगा? वही तद्भव उपसर्ग प्रयोग कर रहे हो और उधर अगर तत्सम शब्द का तत्सम मूल शब्द ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तद्भव उपसर्ग प्रयोग करना है तो तद्भव ही मूल शब्द होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान देने योग्य है। और तीसरे कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? तो हमारे हिंदी में ज्यादातर कौन से प्रयोग होते हैं? या तो अंग्रेजी के होते हैं, अंग्रेजी के कम ही होते हैं लेकिन कुछ हो जाते हैं, अंग्रेजी उपसर्ग, और उसके साथ ही साथ उर्दू उपसर्ग। तो ये जो उपसर्ग का मैटर है, जहां ज्यादा गलती की संभावना होती है वो कहां पर होगी? तत्सम और तद्भव वाले। तत्सम और तद्भव वाले में ज्यादा गलती की संभावना है क्योंकि ज्यादा उपसर्ग भी। तो यहां हम बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात और नोट करने लायक बात यहाँ क्या है? जब नियम के अनुसार तत्सम उपसर्ग के साथ तत्सम मूल शब्द का संयोग न किया जाए, तद्भव शब्द का कर दिया जाए या तद्भव उपसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्द के साथ कर दिया जाए, तो जो नया शब्द निर्मित होगा वो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होगा। जब
उपर्युक्त नियमानुसार उपसर्ग मूल शब्द का मेल नहीं होता तब व्याकरणिक त्रुटि आ जाती है। जैसे एक शब्द है बार बार हमारे गलत होता है, एक शब्द है पुनरावलोकन शब्द होता है, पुनर धन अव धन लोकन, ये है प्रक्रिया। यहां पर जो पुनर है वो पुनर इस प्रकार से है, अव इस प्रकार से है, लोकन इस प्रकार से है। और हम अगर इसे होना तो इसका क्या है, पुनरावलोकन है, पुनर्वलोकन। सीधी बात है, स्पष्ट दिख रहा है। ये र हलंत है और अ है तो क्या बना, र बनेगा। रा कैसे बनेगा, रा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, रा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। इस वजह से है क्या, र। इसलिए पुनरावलोकन बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। और इसको जब भी हम लिखते हैं पुनरावलोकन, अक्सर किताबों में देखा जाता है इस प्रकार से लिखा जाएगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये अशुद्धि किस प्रकार की है, उपसर्ग संबंधी अशुद्धियों में ये आती है। कई बार ऐसे भी सवाल देखे गए हैं कि निम्न शब्दों में उपसर्ग संबंधी अशुद्धि कौन से में नहीं है। तो हम यहाँ पर पुनरावलोकन की बात कर रहे हैं और यहाँ ये त्रुटि आ रही है तो ये उपसर्ग से जुड़ी बात है। कोई भी जिससे जुड़ी समास संबंधी त्रुटि आएगी तो समास संबंधी हो जाएगी, तो वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके साथ ही उस पर अगर हम जीवंत चर्चा कर लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, खुद को समझाना समझना बहुत जरूरी है। पुनरावलोकन गलत क्यों है, इसकी तहकीकात तक जाएंगे तब जाकर के पता चलेगा कि गलती क्या है और गलती किससे जुड़ी है। ये पता होगा तो अगली कड़ी वाला सवाल भी हमारा सही हो जाए। तो ये उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमने